वेलकम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.2 आज हम लोग टोटली फिनिश कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में 1.2 एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए थे। एचसीएफ और एलसीएफ के आई थिंक 3 एग्जांपल्स थे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था जिसमें हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइज किया था। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया जिसमें हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम निकालकर उसे वेरीफाई किया था। बुक सामने रखकर आप देख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था एचसीएफ और एलसीएम का। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करके ये एक्सरसाइज एंड कर देता हूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 चेक, आपको चेक करना है। ये एक ओरली क्वेश्चन है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के थ्रू आता है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आए, इसलिए इसमें आप ज्यादा लोड नहीं लोगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से सुने, ये एक ऑब्जेक्टिव की तरह आने वाला क्वेश्चन है। वैसे इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स पूरे हो चुके हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखोगे तो एग्जांपल्स सारे कंप्लीट है। देखिए दोनों मीडियम वाले देखिए। चेक वेदर 6 की पावर n, यानी जो 6 की पावर n है, कैन n विद द डिजिट्स 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसका मतलब अगर हम 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर ले, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, तो उस नंबर का एंड 0 पे हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है। हिंदी मीडियम में जांच करना है किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n की समाप्ति 0 पर होगी कि नहीं। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। दोनों मीडियम वाले एक बार फिर देखें। जैसे ये जो n है, ये एक प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। और वो ये बोल रहा है कि 6 की पावर n करने पर, जैसे 6 की पावर 2 कर दी जाए, 6 की पावर 3 कर दी जाए, 6 की पावर 4 कर दी जाए, तो जो नंबर आएगा क्या वो नंबर 0 पे एंड होगा? आपसे ये पूछा है। जैसे 6 की पावर 2 करो, 36 आएगा, 36, क्या वो 0 पे एंड हुआ? नहीं। 6 की n मतलब प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपसे पूछा है 6 की पावर n होने पर, 6 की पावर n होने पर मींस 6 की घात n होने पर, कोई प्राकृत संख्या होने पर, कोई नेचुरल नंबर होने पर, 6 की पावर 2 होने पर, 6 की पावर 3 होने पर, 6 की पावर 4 होने पर, क्या वो नंबर का एंड समाप्ति 0 पर होगी? नहीं होगी। कैसे? आप 6 की पावर 2 करके देखो, उसकी एंडिंग 0 पर नहीं होगी। 6 की पावर 3 करके देखो, 6 की पावर 4 करके देखो। उसका एक रीजन है, उसी नंबर की समाप्ति 0 पर होती है जिसका एक गुणनखंड 5 आए। उसी नंबर का एंड 0 पे होता है जिसमें एक फैक्टर 5 आए। जैसे इस नंबर की एंडिंग 0 पर है, जब आप इसका गुणनखंड करोगे फैक्टर तो इसमें 5 आएगा, 2 × 5। इस नंबर का एंड भी 0 पे है, जब इसके गुणनखंड करोगे फैक्टर तो उसमें भी 5 आएगा। यानी उसी नंबर की एंडिंग 0 पर होती है जिसका एक गुणनखंड, जिसका एक फैक्टर 5 आए। या आप उसे कह सकते हो 5 के टेबल में आए। वही नंबर 0 पे एंड होगा जो 5 के टेबल में आए, या गुणनखंड 5 आए, या फैक्टर 5 आए। ठीक है। तो यही मैंने लिखने की कोशिश की है। If a ends with 0, its prime factor must be 5, यानी वही नंबर 0 पे एंड होगा जिसका फैक्टर 5 होगा। किसी भी संख्या की समाप्ति 0 पर तभी होगी जब उसके गुणनखंड में 5 आए, यानी उसके फैक्टर में 5 आए। अब आप देखिए आपका नंबर क्या है? 6। इसके गुणनखंड करके देखिए, फैक्टर्स करके देखिए। तो इसके गुणनखंड में, इसके फैक्टर में 5 नहीं आया है, इसलिए इसकी समाप्ति 0 पे हो ही नहीं सकती। ठीक है। इसकी एंडिंग 0 पर नहीं हो सकती। तो आप लिख देना। जैसे आपसे पूछा है चेक वेदर द 6 पावर n कैन एंड विद द एंड डिजिट्स 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, आप लिख देना नो। इसका सीधे सीधे आंसर नो आ जाएगा। ठीक है। नो, 6 की पावर n कैन नॉट
एंड विद द डिजिट्स ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। 6 की घात n किसी की समाप्ति किसी भी प्राकृत संख्या पर की समाप्ति 0 पर नहीं हो सकती। मीन्स सीधे सीधे क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आपसे किसी ने पूछा कि 10 की पावर n, जैसे 10 की पावर 2 करने पर क्या इसकी एंडिंग 0 पर होगी, क्या इसकी समाप्ति 0 पर होगी? तो इसका आंसर यस आएगा, क्योंकि इसका आंसर 100 आएगा। देखिए, ठीक है। और इसको चेक करने के दो तरीके हैं। जो 10 है उसका जो फैक्टर है गुणनखंड 5 × 2 है, तो उसी नंबर की एंडिंग 0 पे होती है जिसका गुणनखंड, जिसका फैक्टर 5 हो। 10 का गुणनखंड 10 का फैक्टर में 5 आया है, तो इसका कितने भी पावर कर लो आप, इसकी पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, इसकी घात कोई भी हो, उसकी एंडिंग 0 पर होगी। 10 की पावर 3 करो, 10 की पावर 4 करो, जिस नंबर में गुणनखंड फैक्टर 5 आया, उसकी घात, उसकी पावर कुछ भी करो, उसकी समाप्ति, उसकी एंडिंग 0 पर होगी। ठीक है। लेकिन अगर आप 6 की पावर कुछ भी करके देखें, उसकी समाप्ति 0 पर नहीं होगी। 6 की घात कुछ भी करो, उसकी समाप्ति 0, उसकी एंडिंग 0 पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 6 का गुणनखंड में 6 के फैक्टर में 5 नहीं आया है। इसका सीधे सीधे जवाब 9 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, सीधे लिख दीजिए 9। 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट्स ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। नहीं लिख सकते आप, बिकॉज इट्स फैक्टर इज 2 × 3। ठीक है, इसके फैक्टर जो है 2 और 3 है। इफ एंड विद 0 इट्स प्राइम फैक्टर मस्ट बी 5। एंड 0 उसी पर होता है जिसके प्राइम फैक्टर में 5 आए। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर समाप्ति 0 पर होती है तो उसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए, और 6 के फैक्टर्स में 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए उसकी समाप्ति, उसकी एंडिंग 0 पर नहीं होगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप से आप कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें भी आपको ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो 2 क्वेश्चन है 4 और 5 ये ओरली क्वेश्चन है, इनका कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट HCF और LCM का था, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम, एक्सप्लेन वाई। आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आर कंपोजिट नंबर, यानी इसको और इसको एक्सप्लेन करके बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। इंग्लिश वाले, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आपको व्याख्या करनी है। बुक देखिए आप लोग, मैंने बोला था कि मेरे वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए रहेंगे। देखिए, आपको व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर और ये नंबर भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा कि ये भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। हर वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी जिसे तोड़ने के बाद 2 से ज्यादा गुणनखंड आए, फैक्टर आए। जैसे आप 21 देख लीजिए, इसको तोड़ के 3 × 7 आएगा, 2 ही फैक्टर आएंगे, 2 ही गुणनखंड आएंगे। ठीक है, 24 देख लीजिए, इसको तोड़ के 2 से ज्यादा आएंगे। तो हर वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड आएंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे, है ना। तो कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? विच मोर देन 2 फैक्टर, जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसको तोड़कर, जिसको फैक्टराइज करके, फैक्टराइज किसको बोलते, गुणनखंड किसको बोलते हैं आपको पता है, इसी एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया है। जिसको तोड़ के 2 से ज्यादा नंबर आए, कंपोजिट नंबर कहलाता है। विच मोर देन 2 फैक्टर्स। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो देखिए, इसे हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, हमें बताना है क्या ये भाज्य संख्या है, क्या ये कंपोजिट नंबर है। बिल्कुल बता देते हैं। ये देखिए, ये इधर एक पद है एक टर्म से,
और इस साइड में एक पद एक टर्म से, क्योंकि बीच में प्लस है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इंटू 1 गुणित 1, तो फर्क नहीं पड़ेगा, लिख दिया। अब यहाँ से और यहाँ से आपको कुछ कॉमन चाहिए। क्या कॉमन हो सकता है? सिंपल सी बात है, 13 कॉमन, और जब 13 कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा 7, यहाँ से बचेगा 11, ठीक है। यहाँ से 13 नहीं बचेगा, 13 नहीं बचेगा, प्लस यहाँ से बचेगा 1, यानी 13 13 तो कॉमन निकल गया। यहाँ इन दोनों ये 13 कॉमन चला गया, तो यहाँ से बचेगा 7 गुणित 11, 7 इंटू 11, प्लस यहाँ से बचेगा 1। पहले आप गुणा करें, मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करें, ठीक है। तो देखिए इस नंबर का एक गुणनखंड, एक फैक्टर हो गया 13, और इसके बहुत ज्यादा गुणनखंड होते हैं, इसके बहुत ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर यानी इस नंबर का ये एक गुणनखंड हो गया, ये एक फैक्टर हो गया, और इसके 3 गुणनखंड है, 3 फैक्टर है, मतलब इस पूरे नंबर के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, मतलब ये एक भाज्य संख्या है, इट इज अ कंपोजिट नंबर। और बताना भी है क्यों, ठीक है, बिकॉज इट्स फैक्टर मोर देन 2, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। देखो ना, ये एक पूरा नंबर है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो एक गुणनखंड, एक फैक्टर थे 13 आ गया 13, और इसको तोड़ के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब इट इज द कंपोजिट नंबर, यह एक भाज्य संख्या है, बिकॉज इट इज इट्स फैक्टर मोर देन 2, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है। इसे देख लीजिए, कैसे करोगे? क्या आप लोग ट्राई कर सकते हो? सोच के बताइए। चलिए 2 मिनट का टाइम देते हैं, सोचिए। सोचिए क्या सोचेंगे आप लोग, कैसे सोचोगे? सबसे पहली बात तो यहाँ ये एक पद एक टर्म्स है, और यहाँ कुछ नहीं, यानी आप 1 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब ये एक पद एक टर्म से, ये एक पद एक टर्म से, बीच में क्या है? प्लस है, बीच में प्लस है, तो आप यहाँ से कुछ कॉमन निकाल दीजिए, 5 कॉमन निकल जाएगा। कई बच्चे सोचेंगे सर 1 भी कॉमन निकाल दीजिए, 1 का कोई मीनिंग नहीं होता है, 1 का कॉमन निकाल के कोई मीनिंग नहीं निकल के आता है। यहाँ से रिमेनिंग बचेगा 6, 7, 4, 3, 2, 1 प्लस यहाँ से मीनिंग बचेगा 1। जब हम इस सबका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 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 इसका, आप इधर से कीजिए या इधर से, इस टाइप से एक नंबर आएगा 1008 करके देख लेना, प्लस 1, इन दोनों को प्लस करके आएगा 1009। और ये देखिए इस पूरे नंबर का एक गुणनखंड, एक फैक्टर क्या आ गया? 5, और इसको तोड़ेंगे तो 2 से ज्यादा गुणनखंड, 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, और इसको तोड़ के इसको फैक्टर करके 2 से ज्यादा आएंगे, आप करके देख लेना, हो सकता है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अतः यह भाज्य संख्या है, then it is a composite number। और रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज इट्स फैक्टर मोर देन 2, इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा है, ठीक है। आप लोग अगर अपनी बुक सामने रखें तो अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, मैंने 6 लिखा है, 7 आएगा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ मतलब गोल वृत्ताकार रास्ता बना हुआ है। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हो, बुक सामने रखिए प्लीज। अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, एक खेल का मैदान है और उसके चारों ओर से एक वृत्ताकार सर्कुलर पाथ बना हुआ है। ओके, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया नाम की एक लड़की, इसका एक चक्कर, जैसे मैं सोनिया की बात करता हूं तो सोनिया इसका पूरा एक चक्कर 18 मिनट्स 18 मिनट में पूरा करती है। ओके, वाइल रवि, वहीं पर रवि नाम का एक लड़का टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि इसका पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है। मतलब क्वेश्चन का सीधा सीधा एक ही मीनिंग है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, खेलने का मैदान है। सोनिया उस मैदान के चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है, वृत्ताकार पथ, सर्कुलर पाथ। सोनिया नाम की एक लड़की उसके पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट 18 मिनट लेती है, और वहीं पर अगर रवि नाम का लड़का चक्कर लगाए पूरा सर्कुलर पाथ का तो उसको 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। आगे लिखा है, सपोज मान लीजिए दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, अगर उन दोनों ने एक साथ एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, जैसे सोनिया और रवि दोनों ने एक साथ एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, एक साथ एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही तरफ चले। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो कितने मिनट बाद दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। मतलब सोनिया और रवि अब एक साथ एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपको बताना है कि वो कितने मिनट बाद एक दूसरे से वापस मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप कुछ मत कीजिए, आप इस 18 का और 12 का एलसीएम ले लीजिए, एचसीएफ नहीं एलसीएम, ठीक है। क्योंकि अब उन्हें मैक्सिमम टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब एलसीएम होता है 2 से 8 टाइम, सॉरी 9 टाइम, 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। एलसीएम में मैक्सिमम नंबर आ जाते हैं, मैक्सिमम फैक्टर आते हैं, सारे गुणनखंड आ जाते हैं, सारे फैक्टर आ जाते हैं, सारे गुणनखंड सारे फैक्टर आते हैं, बताया था मैंने। तो 2 आएगा, और 2 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 टाइम्स है, और 3 भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 टाइम्स है। तो 2 to the 4, 3 the 12, 3 the 36 मिनट। इट मीन्स सोनिया और रवि 36 मिनट बाद एक दूसरे से उसी बिंदु पर मिलेंगे। इसका आंसर आएगा, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट इन 36 मिनट। 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इसका एलसीएम निकाल सकते हो। ये आपकी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 1.1 एक्सरसाइज के लिए मुझे आप लोगों को कम से कम एटलीस्ट 3 वीडियोस जनरेट करके देने पड़ेंगे, और अगले 2 दिन में वो हो जाएगा।